हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। एक छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इस सवाल के बारे में जो कि अभी मार्केट के अंदर घूम रहा है और जिसकी वजह से आपकी नीट की और जेई की जो तैयारी की शुरुआत है वही एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के साथ में हो रही है। आज से 1 या 1.5 महीने पहले एनसीईआरटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े भारी भारी बदलाव किए जा रहे हैं पूरे के पूरे करिकुलम के अंदर। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं इससे अछूती नहीं है। तो एनसीईआरटी की किताबों के अंदर सिलेबस के अंदर भारी भरकम बदलाव हुआ है, काफ़ी रैशनलाइज्ड कर दिया गया है। भले ही बायोलॉजी हो, भले ही केमिस्ट्री हो, भले ही फिजिक्स हो। बायो और केमिस्ट्री के अंदर तो पूरे के पूरे चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर से कुछ टॉपिक्स उड़ा दिए गए हैं। और अगर बात करी जाए फिजिक्स की तो क्लास 11th क्लास 12th के सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स को हटा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की किताबों से। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की किताबों से। तो सर, क्या ये अफवाह है या फिर ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है कि एनसीईआरटी की किताबों के अंदर बदलाव हो गया है? तो इसका आंसर तो है यस। यस। और इसके बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास में। कैसे सबूत है सर? तो सबसे पहला सबूत तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्लास 11th की एक पीडीएफ है जो कि एनसीईआरटी की तरफ से जारी करी गई है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इसको एक बार जरूर देखना है सारे के सारे बच्चों को, राइट। साथ ही साथ में ये वाली जो पीडीएफ है ये क्लास 12th की पीडीएफ है। ये भी एनसीईआरटी की तरफ से जारी करी गई है। ये भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, राइट। तो इसमें सब कुछ बता रखा है। जैसे अगर मैं बायो का एग्जांपल लूं क्लास 11th, तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ड, उसमें से व्हाट इज लिविंग, टेक्सोनॉमिकल एड्स, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे, समरी एटसेट्रा, इन सबको ड्रॉप कर दिया गया है। तो जिस तरीके से बायो के हर एक चैप्टर में ड्रॉप्ड टॉपिक्स की आपको डिटेल दे रखी है, इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी दे रखे हैं। ठीक है, ये देखो केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2। तो जैसे केमिस्ट्री पार्ट 1 में आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड्स, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया। ठीक है। जैसे यूनिट हाइड्रोजन जो थी वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री के अंदर बड़े भारी भरकम बदलाव हुए हैं। फिजिक्स में भी आप देख सकते हो फिजिकल वर्ड लगभग पूरा का पूरा चैप्टर जा चुका है। ठीक है। और ये आगे देखोगे आप, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं वो इसके अंदर सारा डिटेल के अंदर दे रखा है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये जो सिलेबस रिडक्शन है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस बेसिस पर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे की, राइट। सिमिलरली क्लास 12th में भी आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी बायो के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में। तो एक बार सारे के सारे बच्चे ये पीडीएफ देख लेना, अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो आप लोग अगर इस पीडीएफ को देख लोगे पहले से तो आपको मेरी बातें थोड़ी सी अच्छे से समझ में आएगी, राइट। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि हाँ, जो पहला इंफॉर्मेशन है, जो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर था यस। यस, वाकई आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है एनसीईआरटी की किताबों के अंदर। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर अब आती है एक गलत फहमी। लोगों को लगता है कि हर साल जेई का एग्जाम और नीट का एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और अगर एनसीईआरटी के अंदर सिलेबस को रिड्यूस किया गया है तो जाहिर सी बात है जेई और नीट का जो सिलेबस है वो भी उसी के पैरेलल रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये घोषणा कर दी इसी के साथ साथ कि नीट का भी सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, जेई का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। 2024 के अंदर आपको रिड्यूस्ड सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी की तरफ से तो हो गया ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एनसीईआरटी कंडक्ट नहीं करती जेई का एग्जाम, एनसीईआरटी कंडक्ट नहीं करती नीट का एग्जाम। कौन कंडक्ट करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए कंडक्ट करता है। और एनटीए को सिलेबस कौन देता है? एनसीईआरटी नहीं देता, एनएमसी देता है।
अगर मैं नीट की बात करूं तो नेशनल मेडिकल काउंसिल एक पूरी संस्था है जो कि रिकमेंड करती है कि हम जिन बच्चों को एमबीबीएस के अंदर दाखिला दे रहे हैं उनको ऐसा ऐसा इतना सब कुछ आना चाहिए, इस बेसिस पे उनको परखा जाना चाहिए। तो अगर अभी की बात करी जाए, इस समय की बात करी जाए, तो क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है, तो अभी तक कोई भी आपका ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटीए, एनटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास में नहीं आया है। और जब तक ये नहीं आ जाता, जब तक एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। समझो इस बात को बेटा, समझो इस बात को। जो संस्था एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उस नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम किस डेट पर होने वाला है, किन किन सिटीज के अंदर होने वाला है, किन किन लैंग्वेजेस के अंदर होने वाला है, उसका मोड ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है, पेपर पेन वाला होगा या फिर कंप्यूटर के ऊपर होगा, और सबसे बड़ी बात कि उस एग्जाम के अंदर किस सिलेबस के आधार पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ये सब कुछ उस संस्था के द्वारा अनाउंस किया जाता है जो संस्था उस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। आया समझ में सभी बच्चों को? तो क्या नीट 2024 का या जेई 2024 का सिलेबस रिड्यूस हुआ है? अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक इसका आंसर है नो। इस यथार्थ को स्वीकार करो कि एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हुआ है। एनसीईआरटी की किताबें स्कूलों के लिए डिजाइन करी जाती है, तो स्कूलों में जो पढ़ाया जाएगा सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर कमी आई है। लेकिन जिस सिलेबस के आधार पर आपको जेई के अंदर और नीट के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है? उसका आंसर है नो। हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद में ही हम लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ यार, अब अनाउंस हो चुका है फाइनली, हम ये मान सकते हैं कि नीट 2024 का या जेई 2024 का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं आपको, राइट? तो ये तो आपको दिखाई दिया मैंने कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि बायो के अंदर, बायो के अंदर या तो पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, ठीक है, या तो पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, या फिर आपके कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। फिजिक्स के अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। और ये न्यूज़ जो है ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इसके अंदर कोई भी अफवाह नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में, ऑफिशियल पीडीएफ हमारे पास में है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप जाके अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। यस, एनसीईआरटी के अंदर बदलाव हुए हैं, लेकिन बेटा आप सभी लोगों को यह ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी एक अलग संस्था है, ठीक है? एनसीईआरटी जो है ये एक अलग संस्था है। इसका काम है कि इंडिया की सभी स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल्स में क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या और कैसे पढ़ाया जाए, ये तय करना, ये काम है इसका एनसीईआरटी का। जबकि अगर मैं एनएमसी की बात करूं, ठीक है, एनएमसी ये नेशनल मेडिकल काउंसिल है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज में जिन बच्चों को, जिन बच्चों को MBBS
MBBS में प्रवेश दिया जाना चाहिए, प्रवेश दिया जाना चाहिए। उन्हें किस सिलेबस के आधार पर, उन्हें किस आधार पर, किस आधार पर परखा जाए। तो ये अलग संस्था है, इसका मकसद अलग है, और ये एक अलग संस्था है, इसका मकसद अलग है। हालांकि अधिकांश बच्चे जो कि भारत के विभिन्न स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनको एनसीईआरटी की किताबों के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, भले ही वो सीबीएसई स्कूल्स में हो, भले ही वो किसी राज्य, किसी स्टेट बोर्ड की स्कूल के अंदर हो, तो इस बात का संज्ञान लेते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एनएमसी जो है वो ये ध्यान जरूर रखती है कि जिस सिलेबस के आधार पर हम परखने वाले हैं बच्चों को, वो सिलेबस जो एनसीईआरटी के द्वारा स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस से बहुत ज्यादा अलग ना हो। लेकिन बिल्कुल सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोशिश करी जाती है कि बहुत ज्यादा अलग ना हो। कोशिश करी जाती है कि बच्चा भले ही सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा हो, भले ही किसी राज्य के स्टेट बोर्ड के किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा हो, उसको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसी को आधार बनाकर बच्चे से एग्जाम लिया जाए, उसी को आधार बनाकर बच्चे का ज्ञान परखा जाए और बच्चे को एमबीबीएस के अंदर या फिर इंजीनियरिंग के अंदर प्रवेश दिया जाए, ताकि बच्चे के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। कोशिश ये करी जाती है, बट इसका 100% गारंटेड एक समान होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी कि यार फिजिक्स जो है उसका पेपर एनसीईआरटी में से आया है, लेकिन रियलिटी में आपको बताऊं एनसीईआरटी के आधार पर आता है पेपर, एनसीईआरटी में से नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए होते और उनको भी आधार बनाकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उनको भी आधार बनाकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तो प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, जो एनएमसी है वो ये तय करेगी यार इस साल जो 2024 के अंदर हम नीट कंडक्ट करने वाले हैं उसके लिए क्या सिलेबस रखा जाए। क्या एनसीईआरटी के रिड्यूस्ड सिलेबस को ही लागू कर दिया जाए? बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है, टीचर्स के लिए भी खुशी की बात है। या फिर एनसीईआरटी का जो पुराना सिलेबस था उसको बरकरार रखा जाए, या फिर रिड्यूस तो किया जाए बट उतनी मात्रा में रिड्यूस ना किया जाए जितनी मात्रा में एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है, जितनी मात्रा में एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया। देखो मैं आपको पीछे की कहानी बताता हूं, ये सारे के सारे बदलाव हो रहे हैं एनईपी को लेके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये टारगेट बनाया जा रहा है कि बच्चों को बहुत फिक्स नैरो स्ट्रीम्स के अंदर डिवाइड ना किया जाए, जैसा आज तक होता है कि जिस बच्चे ने साइंस बायोलॉजी ले ली फिर उसको कोई मतलब नहीं है हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से। इसको खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा करिकुलम बनाया जा रहा है कि बच्चा बायो भी पढ़े, उसको बायो की भी अच्छी खासी नॉलेज हो, और साथ ही साथ में वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा हो, उसको इकोनॉमिक्स की भी अच्छी खासी नॉलेज हो। तो बायो का भी बर्डन कम कर दिया गया है और इकोनॉमिक्स का भी बर्डन कम कर दिया गया है, ताकि बायो वाला बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ सके और इकोनॉमिक्स वाला बच्चा बायो पढ़ सके। और ये सारे के सारे जो बदलाव हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार लागू किए जाने वाले हैं अगले कुछ सालों के अंदर, इनको आधार बनाकर जो एनसीएफ है, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जो एनसीईआरटी को दिशा निर्देश देता है कि भाई अब जो किताबें बनने वाली हैं उनको किस आधार पर बनाया जाना चाहिए, वो धीरे धीरे इस तरीके के चेंजेस ला रहा है। तो सिर्फ जो चीज पढ़ी जाना जरूरी है, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर रखा जा रहा है। तो ये तो एनसीईआरटी का मकसद है, उसकी किताबों का मकसद है। लेकिन एनएमसी ये तय करेगा कि यार अगर कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला ले रहा है, एमबीबीएस करने की सोच रहा है, तो अब उसका जो एप्टीट्यूड है, उसकी जो योग्यता है, उसको किस आधार पर जांचा जाए। तो हो सकता है
एनसीईआरटी के आधार पर जो आपने बायोलॉजी पढ़ी हो वो बहुत कम हो, और हो सकता है एनएमसी की तरफ से जो सिलेबस लागू किया जाए नीट का वो उससे ज्यादा हो, क्योंकि अब आप एक स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। अब आप स्पेसिफिकली बायोलॉजी की फील्ड के अंदर जा रहे हो, एमबीबीएस करने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो। क्लास 11th क्लास 12th तक मकसद अलग था, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को पढ़ सको, लेकिन अब जैसे आप किसी स्पेशलाइजेशन के अंदर जाओगे तो उसको ही आधार बनाकर आपको जांचा जाएगा। तो जब तक एनएमसी की तरफ से, जब तक एनटीए की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है, तब तक हमें ये मान के चलना है सिलेबस वो ही है जैसा नीट 2023 के अंदर था, जैसा जेई 2023 के अंदर था। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? तो फाइनली हमें क्या करना है? ठीक है, तो देखो, एज अ टीचर मैं क्या करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। और फिजिक्स के अंदर एज अ टीचर मैं क्या करने वाला हूं, और बीइंग अ फिजिक्स टीचर मुझे क्या करना पड़ेगा ये मैं बता देता हूं। एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टॉपिक्स जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, वो इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब हो सकता है किसी टॉपिक को समझने के लिए आपको किसी अन्य टॉपिक की आवश्यकता हो। तो जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, जब आप फिजिक्स को समझते हो, तो कई बार आपको टॉपिक्स के बाहर जाके भी पढ़ना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स करने पड़ते हैं। तो एज अ टीचर मुझे पता है कि यार टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक टॉपिक को आधार बनाकर दूसरे टॉपिक तक पहुंचा जाता है, दूसरे टॉपिक को आधार बनाकर तीसरे टॉपिक तक पहुंचा जाता है। तो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मैंने खुद ने बना रखा है, अपना खुद ने बना रखा है। ठीक है, कई सालों से मैं उस फ्रेमवर्क के आधार पर पढ़ा रहा हूं। तो एज अ टीचर मैं अपने उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नीट के एग्जाम के और जेई के एग्जाम के बहुत करीब है। कितने भी बदलाव आ जाए नीट और जेई के अंदर, उसके लिए जिस फिजिक्स की आवश्यकता है, जिस फिजिक्स को समझने की आवश्यकता है, वो हमेशा सेम रहेगी। तो क्योंकि यहां पर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करें जिसमें समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने खुद ने एक अपना फ्लो बना रखा है, एक अपना खुद का फ्रेमवर्क बना रखा है कि अगर क्लास 11th और क्लास 12th का बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है तो उसको इस तरीके से इन इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एज अ टीचर आई एम वेरी मच क्लियर, मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने एग्जाम्पल्स करवाने हैं, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। हाँ, एज ए स्टूडेंट आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, एज स्टूडेंट आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो एक नई चीज करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि जब भी मैं किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि नॉट इन एनसीईआरटी, जो कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, मैं ये हाईलाइट कर दूंगा, इस चीज को मैं क्या कर दूंगा, मैं इस चीज को हाईलाइट कर दूंगा, छुड़वाऊंगा नहीं उस टॉपिक को, छुड़वाऊंगा नहीं, मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा कि देखो बच्चों, अब जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये इस साल एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, इसको हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लो, समझ लो, क्योंकि समझने में कोई नुकसान नहीं है, बट इसको हाईलाइट कर लो, इसको मार्क कर लो, ताकि एज ए स्टूडेंट आपके पास में ऑप्शन आ जाए, आपके पास में ऑप्शन आ जाए कि यार मुझे करना है इस टॉपिक को या फिर नहीं करना। एज ए टीचर मैं करवाऊंगा, बट मैं ये कर्तव्य है मेरा कि आपको ये बताऊं कि देखो भैया ये है, ये टॉपिक एनसीईआरटी में से हटा दिया गया है, हम इसको समझने की दृष्टि से समझ रहे हैं ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स हमें अच्छे से समझ में आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं हाईलाइट कर दूंगा एज ए स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कोई टॉपिक समझने की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने के हिसाब से बहुत जरूरी है, ठीक है,
भले ही एनसीईआरटी में से हटा दिया गया हो, भले ही एनसीईआरटी में से हटा दिया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक को तो आपको करना है, ठीक है। ऐसे टॉपिक को तो आपको करना है। बाकी जो टॉपिक्स हैं, अदर कोई टॉपिक है जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, अदर टॉपिक्स जो है उनको आप छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो बाद के लिए, ठीक है। कब के लिए, कि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा एनटीए की तरफ से, और मान लो एनटीए ने धोखा दे दिया, उसने एनसीईआरटी को आधार नहीं बनाया, उसने खुद ने अपना ही सिलेबस जारी कर दिया, और उस सिलेबस के अंदर वो सारे टॉपिक्स भी रख लिए जो कि एनटीए ने हटा दिए हैं, ठीक है। तो फिर आप उन टॉपिक्स को बाद के लिए छोड़ सकते हो, बाद में आपको फिर वो टॉपिक्स करने पड़ेंगे। एज ए टीचर मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपको ऑलरेडी हाईलाइट करवा चुका हूँ, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यार ये देखो टॉपिक समझने की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो वो तो मजबूरी हो गई आपकी, करना ही है। और जो अदर टॉपिक्स हैं वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है यार, मैं तो पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लेता चीज़ों को समझाने में, ऑलरेडी आपको पता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो और अपने हिसाब से कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा। अब इससे बहुत सारे बच्चों को एक संकेत तो मिल ही चुका होगा कि जब सर करवाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब, एक सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर नीट 2024 के लिए आपका सानिध्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा साथ तो नीट 2023 के अंदर भी अवेलेबल था, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के अंदर कुछ गड़बड़ होने की वजह से साथ इतना अच्छा नहीं हो पाया, मैं ये ज़रूर मानता हूँ, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोगों की मदद करने की, और एट द एंड बहुत अच्छा हुआ। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको वन शॉट के अंदर करवाया, आपने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। अब अगर आप सभी लोग इसी तरीके से इस कंटेंट की तवज्जो करते रहेंगे, इस कंटेंट का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तो मैं भी आपको इसी तरीके का कंटेंट अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो आगे की जानकारी अगले किसी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मिलता हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।